कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट है ना कमेंट। ठीक है जी, तो ऑडियो एकदम क्लियर परफेक्ट है और शुरू करते हैं अपने सेशन, इस क्लास को। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस दूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी करा रहा हूँ, ये थ्योरी आपको सुननी है, समझनी है, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए भी, क्योंकि थ्योरी जब तक सुनेंगे और लिखेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। बट इसके अलावा थ्योरी कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी किताब से, ना किसी पीडीएफ से। इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन पहले पढ़ने चाहिए हमें। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ 2 चीज़ें देखनी है आपको डेली बेसिस पर। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन, उस कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चन पोस्ट मिलेंगे जो मैं डालता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए और आपको यही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। फिर आपको कहीं और से मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे आए वो सारी आपको देखनी है, ठीक है। अगर आप इन एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिनका आप प्रिंट आउट निकलवा के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल न मिल रहे हों तो आप मुझे चाहे तो टेलीग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पर, किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार, ठीक है। आज की डेट डाल देता हूँ 16 अक्टूबर 2024, यानी 16 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर विशाल जी ने लिखा है, सर कल क्लास ऑफ थी क्या? हाँ, कल एक्चुअली है ना, मेरी तबीयत सही नहीं थी और इस कारणवश फिर मैंने क्लास ऑफ करवा दी थी। और एक अंदर से ना एनर्जी फील नहीं हो रही थी, कुछ वायरल वगैरह भी आजकल चल रहा है, तो वो चीज थी कल, इसलिए मैंने क्लास ऑफ करा ली थी, ठीक है। क्लास ऑफ है ना, जैसे कि मैंने बताया कि 2 ही रीजन में हो सकती है, या तो कोई ऑफिशियल छुट्टी पड़ रही हो, या फिर अगर मेडिकल इमरजेंसी है तभी ऑफ हो सकती है, वरना तो क्लासेस होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस को हिंदी में भी एमएस ऑफिस ही कहा जाता है। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूं मैं, ठीक है, मेरे साथ रिवीजन कर लो। ठीक है ना, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप एमएस वर्ड से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना पड़ेगा, और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब के नाम से बोला जाता है, ठीक है। ठीक है जी, तो फाइनली है ना, यहाँ पर हमने अभी तक कितने मेन्यू या टैब को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार मैं आप सभी लोगों को जल्दी से बता दूं, हमने है ना लास्ट क्लास तक फाइल वाले, होम वाले, इंसर्ट और ड्रॉ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ना।
चलिए, तो इसके आगे डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि हमने ना फाइल वाले मेन्यू को डिस्कस कर लिया, होम वाले मेन्यू को डिस्कस कर लिया, इंसर्ट को भी डिस्कस कर लिया, ड्रॉ को भी डिस्कस कर लिया, और आज की क्लास में ना हम डिजाइन वाले मेन्यू या टैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, अगर आप सारी की सारी कमांड्स या टूल्स देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ दिखाई देंगे? रिबन पर दिखाई देंगे। ठीक है, और रिबन में सबसे पहले क्या दिखते हैं? ग्रुप्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ना डिजाइन के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहला ही ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर थीम लिखा होता है। ये थीम क्या चीज है भाई? देखो, थीम का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे मोबाइल फोन में भी आपने थीम चेंज की होगी कभी ना कभी। आप अपने मोबाइल फोन की थीम चेंज करना, तो क्या चेंज आपको देखने को मिलता है? आप नोटिस करेंगे कि थीम जैसे ही चेंज होती है मोबाइल फोन की, तो आपको सबसे पहले तो कलर चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, है ना? मतलब जो भी आइकन्स वगैरह आपको फोन में दिखाई दे रहे हैं या जो वॉलपेपर्स वगैरह है, उसके कलर आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे, है ना? इसके अलावा आपको फॉन्ट भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फॉन्ट का मतलब जैसे कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और एप्टॉस की अगर हम बात करें तो ये फॉन्ट होते हैं, या फॉन्ट टाइप फेस भी कहते हैं, तो ये चेंज होता हुआ दिखाई देता है ना? ये मैंने एमएस वर्ड के एग्जांपल बताया आपको, और भी होते हैं वैसे। इसके अलावा आपको फॉन्ट का साइज भी अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इफेक्ट्स, फॉन्ट इफेक्ट्स बोलते हैं, वो भी आपको है ना चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि 3D टाइप का इफेक्ट आ सकता है किसी थीम में ना, थोड़ा सा एक शेडो टाइप का इफेक्ट आ सकता है, परछाई टाइप का, यानी हर चीज के पीछे ऐसा फील हो रहा होगा कि परछाई टाइप की आ गई है। तो इस तरीके का एक फीचर है ना एमएस वर्ड में भी दिया हुआ है, जिसे हम थीम कहते हैं। जैसे सेम मोबाइल फोन में आप थीम चेंज करते हो तो उससे आपका मोबाइल फोन का जो अपीयरेंस है, दिखावट है, वो बदल जाती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर थीम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट एक और ग्रुप आपको देखने को मिलेगा और वो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बताइए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको कौन से मेन्यू या टैब में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में लिखा था डिजाइन, यही सही आंसर था। तो सही भी है, डिजाइन वाले टैब के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नाम का टूल देखने को मिलता है। अब ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है? देखो, पहले से ही है ना फॉर्मेटिंग टूल का एक सेट बना दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक सेट बना रहा हूँ, लिखना नहीं बस इसे देख लो ऐसे ही। मान लीजिए मैं एक सेट बना रहा हूँ जिसमें फॉन्ट का साइज है ना हम कर लेते हैं, फॉन्ट का साइज सेट कर लेते हैं मान लीजिए 14 पॉइंट्स पर, यानी कि 14 पॉइंट पर फॉन्ट का साइज सेट कर लिया। फॉन्ट हमने यहाँ पर सेट कर लिया मान लो एप्टॉस के नाम से। ठीक है, इसके अलावा है ना मान लो जो भी फॉन्ट है उनका कलर, यानी कि टेक्स्ट का कह दो या फॉन्ट का कलर, मान लीजिए हमने ब्लू कर लिया, नीला कर लिया, है ना? तो इस तरीके से एक सेट बनाया आपने पहले से ही। तो मान लो ये सेट नंबर 1 है, और आप ऐसे ही सेट नंबर 2 बना लो फिर। और सेट नंबर 2 में क्या कर लो, आप वहां पर फॉन्ट का साइज चेंज कर लो, फॉन्ट अलग कर दो, फॉन्ट का कलर चेंज कर दो, और भी कुछ चीजें चेंज करनी है। जनरली ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इन सभी चीजों को हम फॉर्मेटिंग टूल के नाम से बोलते हैं। यस और नो? पहले भी मैंने आपको सभी लोगों को बताया है फॉर्मेटिंग टूल के बारे में कि फॉर्मेटिंग टूल इन्हीं को कहा जाता है, जैसे कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब है ना फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर लो, एक सेट बना लो और उसमें फॉर्मेटिंग टूल को सेट कर लो। ऐसे सेट 2 में फॉर्मेटिंग टूल अलग सेट कर लो। जैसे फॉन्ट का साइज आप 16 कर लो, 16, फॉन्ट का टाइम्स न्यू रोमन कर लो, फॉन्ट का कलर रेड कर लो। तो इस तरीके के ना सेट बना के दिए गए हैं एमएस वर्ड के अंदर आपको पहले से। और ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं? ये आपको मिलेंगी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर। तो अगर आप एमएस वर्ड की फाइल बनाने जा रहे हैं, अपना दस्तावेज बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो आप पहले से ही है ना किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को आप सेलेक्ट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। समझ में आ रहे हैं? यानी अब आप कीबोर्ड से जैसे ही टाइप करोगे तो जो फॉन्ट का साइज आएगा वो 14 में आ जाएगा, 14 में, जैसे अभी मैंने सेट नंबर 1 में लिखकर बताया था, है ना? और जो लिख रहे होंगे वो एप्टॉस में लिखा जा रहा होगा, जो लिखेंगे आप कलर ब्लू यानी नीला आ जाएगा।
तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग टूल के सेट बना के आपको दे दिए हैं ताकि आपको आसानी हो लिखने में। भाई सपोज दैट कि आप पूरा डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि फॉन्ट कौन सा रखूं, फॉन्ट का साइज कौन सा रखूं, फॉन्ट में कलर कौन सा रखूं। अरे तो उन्होंने पहले से ही सेट बना के दे दिया है, जो आपको सही लगे वो अप्लाई कर लो। तो चाहे तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पहले से अप्लाई कर लो, क्लिक करके फिर लिखना शुरू करो, चाहे तो आप लिख लो पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कम शब्दों में एक लाइन में अगर कहा जाए कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या मिलता है बेसिकली, तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स के सेट, फॉर्मेटिंग टूल्स के सेट मिलेंगे आपको। कहां पर? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर, जिसे आप पहले अप्लाई कर लो या फिर आप बाद में भी अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहां पर मौजूद है, डिजाइन वाले टैब के अंदर, और इसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल के सेट बना के दे रखे हैं अलग अलग। उन सेट के कोई नाम नहीं होते, है ना। जैसे किसी सेट के अंदर फॉन्ट का साइज 14 है तो उसका कोई नाम होगा नहीं, केवल ऐसी ऑप्शन दे दिया है। मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको वहां पर ये चीजें दिख जाएंगी। ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहां जो हमें ग्रुप दिया गया है वो है बेटा, दैट इज वाटर मार्क के नाम से। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टूल है ये वाटर मार्क। ठीक है, हिंदी में भी इसको वाटर मार्क ही कहा जाएगा। और क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं समझाता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। एक्चुअली वाटर मार्क है ना, एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, या टेक्निक कह दीजिए, है ना, जिसके थ्रू हम अपनी आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में। कैसी आइडेंटिफिकेशन, कैसी पहचान? ये पहचान आपकी बारे में है। जैसे सपोज दैट कि आप है ना एमएस वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं, और उस फाइल को बनाते बनाते आपको कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से है ना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट टाइप करने पे लगे पड़े हो। आज की तारीख में वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज पूरा हो चुका है ना, कंप्लीट कर लिया आपने। अब अचानक ही है ना आपके कई सारे लोगों ने, जान पहचान वाले लोगों ने बोला कि भाई वो फाइल बना ली? हाँ बना ली। यार हमें भी भेज दो, हम भी उसको देखकर थोड़ा सा रेफरेंस लेके है ना अपनी फाइल बना लेंगे। तो आपको एक डर है, आपको एक डर है कि जो फाइल आप है ना बना के किसी को भेज रहे हैं, कोई ऐसा ना करे कि आप ही की फाइल को आगे भेज दे और ये कह दे कि मैंने बनाई है। तो फिर आपकी मेहनत का क्या? आपने जो 10 दिन गवाए, अपने 10 दिन मेहनत की आपने, तो उस मेहनत का कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भाई। भाई 10 दिन से मेहनत आप कर रहे हो और अगले बंदे ने ये कह दी किसी को ये फाइल मैंने बनाई है, तो आपका तो नाम ही नहीं हुआ। तब एक ऑप्शन आपको दिया गया है, दैट इज वाटर मार्क। आप वाटर मार्क ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और इसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट पर एक आइडेंटिफिकेशन लगा दो, और ये आइडेंटिफिकेशन आपकी पहचान बन जाएगा, जिसको चाहे तो कोई चेंज या बदल भी नहीं सकता है, कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। यानी कि आपसे कोई फाइल लेने के बाद जिसमें आपके नाम का कोई वाटर मार्क है, तो अगर वो किसी तीसरे बंदे को भी देगा तो उसको भी है ना आप ही का नाम दिखाई देगा फाइल में। अच्छा, यतेंद्र निगम ने वो फाइल बनाई है। भले ये कोई हमें दूसरा व्यक्ति दे रहा है, बट जिसने ओरिजिनली ये फाइल बनाई है उसका नाम यतेंद्र निगम है। तो इस तकनीक को है ना वाटर मार्क कहा जाता है ना। यानी फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं? आपकी पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए आप जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम वाटर मार्क के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एमएस वर्ड की फाइल का कोई पेज है, ठीक है, ऐसी कोई ये दूसरा पेज है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट वाटर मार्क क्या होता है। यानी वाटर मार्क में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, बट अगर आप अपनी मर्जी से कोई नाम या कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, तो क्या पहले से भी कोई नाम अपने आप वाटर मार्क में दिखाई दे जाएगा, या पहले से ही कोई नाम है ना एमएस वर्ड आपको लिख कर देता है? हाँ, 2 शब्द लिख कर देता है। ठीक है, उन शब्दों के नाम है, लिख लीजिए, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होगा, केवल कॉन्फिडेंशियल ही याद रखना है आपको।
और एक और होता है डू नॉट कॉपी। ठीक है, तो ये दो नाम हैं जो आपको पहले से लिखे हुए दिखाई देंगे वाटरमार्क में। और ये भी है ना, इनकी पोजीशन होती है डायगोनल या हॉरिजॉन्टल। डायगोनल यानी तिरछा, और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से बीच में। यानी ऐसा दिखाई देगा आपको कॉन्फिडेंशियल, और दूसरे में कॉन्फिडेंशियल ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो फॉर्मेट बन के आता है उसमें डू नॉट कॉपी ऐसे लिखाई देगा, और चौथे फॉर्मेट में डू नॉट कॉपी ऐसे लिखाई देगा। यानी कि जो पहले से नाम लिखे हुए आते हैं वाटरमार्क में वो ये हैं, और इनकी पोजीशन केवल दो ही हो सकते हैं, या तो पेज पर डायगोनली या हॉरिजॉन्टल। बस दो ही तरीके से वाटरमार्क अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे सर ये कॉन्फिडेंशियल और जो डू नॉट कॉपी है, ये दोनों नाम पहले से ही लिखे हुए आते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो आंसर है बाय डिफॉल्ट, यानी कि स्वतः ही यही नाम लिखे आएंगे वाटरमार्क में। बट क्या हम अपनी मर्जी से यहां पर नाम नहीं रख सकते? रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि अगर आप खुद से यानी कि मैनुअली वाटरमार्क सेट करना चाहें, मैनुअली का मतलब क्या हो गया बेटा? खुद से अगर वाटरमार्क सेट करना चाहें तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी मर्जी है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख दो। जैसे आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो पीडीएफ फाइल मतलब जो ये फाइल बनाते हैं, इन फाइलों की भी बाद में पीडीएफ फाइल बन जाती है। तो अभी पीडीएफ फाइल की बात नहीं कर रहे, अभी तो एमएस वर्ड की फाइल की बात कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड की फाइल में ज्यादातर लोग अपना नाम डाल देते हैं ऐसे, या अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम डाल देगा यहाँ पर, या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो डाल देगा अपना, है ना। फिर इनकी पीडीएफ फाइल भी बन जाती है, पीडीएफ फाइल में भी एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा सब कुछ। ठीक, तो या तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या फिर ये ध्यान रखना कि वाटरमार्क में कोई इमेज लगाना चाहें तो इमेज यानी कि कोई भी चित्र भी अप्लाई किया जा सकता है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बताइए वाटरमार्क में इनमें से क्या अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन में लिखा था टेक्स्ट, और दूसरे ऑप्शन में लिखा था इमेज, और तीसरे ऑप्शन में लिखा था बोथ ए एंड बी, यानी कि टेक्स्ट और इमेज दोनों। तो क्या सही आंसर था? बोथ इज द राइट आंसर, दोनों सही आंसर है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ कुछ शब्द ही लिखें वाटरमार्क में, इमेज यानी चित्र भी लगा सकते हैं। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सर ये वाटरमार्क जो हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं मैनुअली खुद से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क। वैसे भी कस्टमाइजेशन का मतलब या कस्टम का मतलब होता है आपके अनुसार, आपके खुद के अनुसार। ठीक है ना। तो क्या इस कस्टम वाटरमार्क को जो आपने खुद से लगाया है, इसे कोई हटा नहीं सकता? भाई अगर आप इस एमएस वर्ड की फाइल में वाटरमार्क लगा के दे दें तो कोई इसे हटा नहीं पाएगा? हटा सकता है, अगर आपने एक और एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी नहीं लगाई तो। और वो सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी दैट इज रिव्यू के अंदर। ये जो रिव्यू वाला मेन्यू या टैब है ना, इसके अंदर आपको एक टूल मिलेगा जो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी, जिसे प्रोटेक्शन कहते हैं। उस प्रोटेक्शन के थ्रू है ना, आप अपने फाइल को रीड ओनली फाइल बना दो। इससे क्या फायदा? जैसे ही आप अपनी फाइल को रीड ओनली फाइल बना रहे होंगे, उस समय आपसे कोई मतलब उस समय आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, मतलब आपको कहा जाएगा कि आप एक पासवर्ड लिखो इस फाइल को रीड ओनली बनाते समय। तो उस कंडीशन में आपको अपने मन से कोई पासवर्ड डालना है या पासवर्ड लिखना है, फिर आप ओके कर दो, तो आपकी फाइल कंप्लीटली क्या बन जाएगी? रीड ओनली बन जाएगी। यानी कि इस फाइल को केवल कोई पढ़ सकता है, इसके कंटेंट को देख सकता है, बस इसमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा अगर फाइल को रीड ओनली बना दिया। अब किसी व्यक्ति को यह भी पता है कि फाइल को रीड ओनली से हटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रिव्यू के अंदर जाकर वो रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। अगर वहां वो हटाने के लिए गया तो वहां हटाते ही उससे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि उसे पता नहीं होगा, और नहीं पता तो इस फाइल के ऊपर जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इस फाइल को रीड ओनली बनाया गया है, वो हटा नहीं सकता कोई भी। बताइए बात समझ में आई या नहीं? भाई हमने तो है ना, मान लो किसी फाइल को बनाकर मेहनत की, बनाने में मेहनत की है, और फाइल बनने के बाद हमने अपना वाटरमार्क भी डाल दिया कि हमारी थोड़ी बहुत पहचान हो जाए कि हमने ये मेहनत की है। अब किसी ने है ना, मान लो इसमें डिजाइन के अंदर जाकर वाटरमार्क के अंदर वाटरमार्क को रिमूव कर दिया, तो फिर हमारी इस मेहनत का फायदा ही क्या हुआ? तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिव्यू के अंदर जाकर प्रोटेक्शन टूल का इस्तेमाल करके फाइल को रीड ओनली बना देंगे, जिसमें एक पासवर्ड सेट कर दिया जाता है। अब ऐसा हो सकता है ना, मान लो आपका कोई खास जानने वाला व्यक्ति हो
और वो ये क्या यार मेरे को टाइम नहीं है, सच में मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा पूरी, यार अपनी फाइल पर मेरा नाम डालने दे, और आप भी दयालु हो, दयावान हो, तो आप कह दोगे उससे चल डाल ले भाई कोई बात नहीं, तो उसको पासवर्ड बता देना। तो वो जाके क्या करेगा, जैसे रिव्यू में जाके प्रोटेक्शन हटाएगा तो वहां पर उसे पासवर्ड आपने बता रखा है वो डाल देगा। जैसी प्रोटेक्शन हटेगी फाइल रीड ओनली से हट जाएगी, फिर वो डिजाइन के अंदर जाकर वाटरमार्क के अंदर आपका नाम हटाकर अपना नाम डाल देगा। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछे। बाकी आपको पता ही है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे ही रहा था, वहां पर अब प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सारी पीडीएफ फाइल अपलोड हो रही हैं। आपको एमएस वर्ड की थ्योरेटिकल क्लास पीडीएफ, उसके बाद एमएस वर्ड की शॉर्टकट की, और फिर एमएस वर्ड की एमसीक्यूज की पीडीएफ एक साथ आपको लाइन में लगी हुई दिखाई देंगी। और भी जितनी पीडीएफ मैं बनाता जा रहा हूँ सबको सीक्वेंस वाइज लाइन में लगाता जाऊंगा, आप देखते जाना। समझ आ गए सभी को? देखिए जितनी बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इनके ऊपर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। तो बस इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर पर देखते हैं। देखो जी, फोर्थ नंबर पर ना यहाँ पर एक और टूल दिया गया है और वो है पेज का कलर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। पेज कलर, इसका क्या मीनिंग है? देखो आपको पता है एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही जो कलर आता है वो कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही जो कलर आता है वो कौन सा होता है? तो आंसर है इसका ब्लैक यानी कि काला रंग। ठीक है, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने टेक्स्ट का कलर लिख दिया। ये पेज के कलर की बात चल रही है ना, पेज का कलर वो होता है व्हाइट कलर का। जब आप एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे तो आपको जो हर पेज दिखाई देगा, एवरी पेज, उसका बाय डिफॉल्ट कलर आपको व्हाइट दिखेगा, सफेद रंग का। तो क्या जिस तरीके से किसी टेक्स्ट का कलर जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है उसे हम चेंज करके कोई भी कलर कर सकते हैं, क्या हमारे पेज का कलर भी चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ। हम इस पेज कलर नाम के टूल का इस्तेमाल करके व्हाइट कलर के पेज को किसी भी दूसरे कलर में पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई भाई, पेज का कलर चेंज करना है, कर लिया आपने। बट जहाँ यहाँ जो मुद्दे की बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जब आप किसी फाइल में पेज का कलर चेंज करते हैं तो वो पेज का कलर जो चेंज हुआ है वो आपको कौन कौन से व्यू में दिखाई देता है। अब ये व्यू कहाँ से आ गया? देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए और आगे भी पता चलेगी कि व्यू वाले मेन्यू या टैब के अंदर एमएस वर्ड की फाइल को देखने के 5 व्यू होते हैं। इन 5 व्यू के नाम होते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, रीड मोड, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। टोटल मिला के 5 व्यू होते हैं किसी भी एमएस वर्ड की फाइल को देखने के लिए। आपके सामने जो बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही व्यू खुल के आता है, यानी जैसे ही आपने एमएस वर्ड की फाइल को ओपन किया तो जो व्यू आपके सामने आता है उसे प्रिंट लेआउट व्यू के नाम से बोला जाता है। फिर इसके अलावा 4 और व्यू होते हैं जिसमें आप अपनी फाइल को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जब आप किसी फाइल के पेज का कलर चेंज करेंगे तो इन 5 में से कौन कौन से व्यू में आपको ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो देखो बेटा, पेज का कलर केवल और केवल 2 ही व्यू में दिखाई देता है। एक तो हो गया प्रिंट लेआउट, और इसके आगे ये भी लिख लेना कि प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट व्यू, यानी कि जब आप एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे तो स्वतः ही आने वाला जो व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू होगा। तो इसी में ही तो आप चेंज कर रहे होंगे भाई। प्रिंट लेआउट व्यू सबसे पहले दिखाई देता है, उसमें पेज का कलर व्हाइट होगा। तो जब आप पेज का कलर चेंज करेंगे तो प्रिंट लेआउट में तो चेंज होता हुआ दिखाई देगा ही, ऑब्वियस है। बट इसके अलावा एक व्यू में और दिखाई देगा और वो है वेब लेआउट। ये क्या होता है? वेब लेआउट व्यू में है ना, बेसिकली आपको आपकी एमएस वर्ड की फाइल वैसे ही दिखाई जाती है जैसे किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेब लेआउट व्यू। जैसे अभी है ना, आप क्लास खत्म होने के बाद अपने कंप्यूटर में फेसबुक की वेबसाइट ओपन करना,
तो फेसबुक की वेबसाइट जैसे आप ओपन कर रहे होते हैं, जैसे यूज कर रहे होते हैं ना, इसी तरीके से एमएस वर्ड की फाइल खुल के आ जाती है। ठीक है, मतलब जो भी आपने लिखा है वही आएगा केवल, बट ऐसा फील होगा कि एक वेबसाइट को हम ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, वही फीलिंग आती है। तो इसी को वेब लेआउट व्यू के नाम से बोल दिया जाता है। तो पेज का कलर केवल इन्हीं दोनों व्यू में दिखाई देगा, नोट कर लीजिए। इसके अलावा 3 व्यू और होते हैं जिनको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, वो हम आगे लिखेंगे भी। एक तो रीड मोड, एक आउटलाइन व्यू और एक ड्राफ्ट व्यू। इन तीनों में पेज का जो भी कलर चेंज होगा वो दिखाई नहीं देगा। इन तीनों व्यू में व्हाइट कलर का ही पेज दिखाई देता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? आई होप सो कि यहां तक है ना, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब इसके बाद 5वें नंबर पर है ना, एक और यहां पर आपको ग्रुप मिलेगा जिसे बोला जाता है, दैट इज पेज का बॉर्डर। पेज का बॉर्डर ये क्या चीज है भाई? आपको याद है मैंने होम वाले मेन्यू के अंदर आपको बॉर्डर नाम का एक टूल बताया था, और मैंने ये बोला था कि आप है ना कई सारी जगह पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर एक जस्ट लाइक आउटलाइन की तरह होता है। जैसे अगर कोई शब्द लिखा हुआ है हेलो और इसके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसे ऑल बॉर्डर कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज ए बॉय और इसके ऊपर अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो ऑल बॉर्डर में चारों तरफ लाइन आ जाती है। बाकी आपके ऊपर भी होता है कि आप जैसे हेलो नाम का शब्द लिखा है तो ये बॉटम बॉर्डर जो कि अंडरलाइन जैसा ही दिखता है, ये टॉप बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर और ये लेफ्ट बॉर्डर, इस तरीके से बॉर्डर आपको अप्लाई करने को मिल जाएंगे। तो क्या इसी तरीके से एमएस वर्ड की जो फाइल है और उसमें जो पेज हमें दिखाई दे रहा होता है टाइपिंग करने के लिए, क्या उसमें भी है ना कोई बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ, आप पेज का बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टूल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये टूल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डिजाइन वाले मेन्यू या टैब के अंदर। समझ में आ गई बात? तो बस ये ध्यान रखना है कि पेज बॉर्डर कहाँ मिलेगा, हमें डिजाइन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक, बस इसमें कुछ लिखना नहीं है, इतना ही है कि पेज बॉर्डर का मतलब पेज पर बॉर्डर अप्लाई करना, और ये डिजाइन के अंदर मिलता है। बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया, सपोज दैट कि बताइए कि बॉर्डर है ना कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बॉर्डर को आपको अप्लाई करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हम किसी वर्ड यानी कि शब्द के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हम किसी सेंटेंस यानी कि वाक्य के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हम किसी पूरे के पूरे पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ। और क्या हम किसी पेज के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि बताओ बॉर्डर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो एक ऑप्शन पर ये चारों शब्द लिखे हुए आए थे और यही सही आंसर था। बट इसमें ये ध्यान रखना है इतना कि वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ में जो बॉर्डर अप्लाई होता है वो होम के अंदर है, और पेज के ऊपर जो बॉर्डर अप्लाई होता है वो डिजाइन के अंदर ये टूल हमें दिया गया है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम बात कर रहे हैं डिजाइन वाले मेन्यू या टैब की, तो इसके अंदर हमें टोटल मिला के 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं, और उन पांचों ग्रुप के अंदर बेसिकली उन्हीं के नाम से कमांड या टूल दिया गया होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेआउट वाला मेन्यू या टैब आएगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर लिखा था पेज सेटअप। पेज सेटअप के नाम से। अब इस पेज सेटअप के अंदर है ना आपको सबसे पहला ही टूल मिलता है, मैं ए डाल देता हूं, इस पर नाम लिखा हुआ आएगा मार्जिन। अब ये क्या होता है भाई मार्जिन?
आपके पास अभी कोई नोटबुक है जिस पर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो? शायद होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ साथ नोट भी करते होंगे। अभी उसी नोटबुक पे देखना, किसी एक पेज पे देखो। जैसे नोटबुक आपको ऐसे दिख रही होगी, ये आपकी नोटबुक है। ये तो हो गया पेज नंबर 1 और ये हो गया पेज नंबर 2, है ना? तो आप पेज नंबर 1 पे देखना, ऐसे आपको ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ और ऐसे ही लेफ्ट साइड में एक मार्जिन दिख रहा होगा। आपकी नोटबुक में जनरली राइट साइड में मार्जिन नहीं होता है, किसी किसी में हो वो एक अलग बात है, वरना राइट में नहीं होता। ऐसे दूसरे वाले पेज पे देखना, तो ये लेफ्ट वाला, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला मार्जिन आपको दिख रहा होगा, है नहीं? तो ये मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? आप है ना जो भी टाइप करेंगे, जैसे ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, तो दोनों में से किसी भी पेज पर टाइप करेंगे ना, तो यहां से लिखता हुआ दिखाई देता है, जैसे दिस इज ए बॉय। फिर आप दूसरी लाइन यहाँ लिखोगे, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लिखते हैं ना। तो ऊपर क्या करते हैं जनरली, ऊपर लोग है ना चैप्टर का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ लोग डेट यहाँ लिख देते हैं, कुछ लोग अगर पॉइंट डालने तो 1 2 3 पॉइंट ऐसे डालते जाते हैं, है ना? यही काम पेज नंबर 1 पर, यही काम है ना पेज नंबर 2 पे भी किया जा सकता है। तो जिस तरीके से हमारे पास जो नोटबुक होती हैं जिस पर हम अपने नोट्स लिखते हैं, उनमें हर एक पेज पर जनरली 3 तरफ मार्जिन छोड़कर दिया जाता है। जबकि एमएस वर्ड का अगर आपके पास कोई पेज है, मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड की फाइल में और एमएस वर्ड का पेज अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर बेसिकली 4 तरफ मार्जिन छूटा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, ये हो गया टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन और ये बॉटम मार्जिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मार्जिन के केस में आपको कितने मार्जिन के नाम देखने को मिलते हैं? तो टॉप मार्जिन या कितनी साइड देखने को मिलती हैं, ऐसे बोल दीजिए। दूसरा है बॉटम मार्जिन, तीसरा है लेफ्ट मार्जिन और चौथा है बेटा राइट मार्जिन के नाम से। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 4 ये मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे मार्जिन के केस में। ठीक है जी, जैसे नोटबुक में होता है वैसे ही सेम है। चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना, अब मार्जिन में सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने नॉर्मल मार्जिन, यानी कि सामान्य मार्जिन। अब नॉर्मल मार्जिन के आगे एक शब्द और लिख लेना फिर से, बाय डिफॉल्ट। अब इसका हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः ही, जो चीज अपने आप आ रही है पहले से उसे स्वतः ही के नाम से या बाय डिफॉल्ट के नाम से बोला जाता है। तो आपकी एमएस वर्ड की फाइल में बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन सेट होकर आता है पहले से, उसे नॉर्मल मार्जिन कहते हैं। और इस नॉर्मल मार्जिन में डायमेंशन भी होती हैं। डायमेंशन का मतलब पहले से सेट किया गया होता है कि कितना कितना जगह छोड़ा जाएगा। यानी कि नॉर्मल मार्जिन में टॉप वाली जगह कितनी होगी, बॉटम वाली जगह कितनी होगी, लेफ्ट में कितनी जगह होगी, राइट में कितनी जगह होगी। जैसे सपोज दैट ये लेफ्ट वाली जगह है, ये तो बीच की जो जगह है ना, ये लेफ्ट मार्जिन की ये वाली जगह मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, तो ये कितना स्पेस होता है ये सेट किया जाता है। ये सेट करके आपको दिया जाएगा पहले से नॉर्मल मार्जिन में। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों में ही ये 1 1 इंच का मार्जिन होता है। कितना? 1 1 इंच का। ये ध्यान रखना, ये भी जो टॉप मार्जिन की ऊंचाई है ना 1 इंच की होगी, ये जो स्पेस है वो 1 इंच का, लेफ्ट वाला भी 1 इंच का, बॉटम की जो मार्जिन की ऊंचाई है वो भी 1 इंच के बराबर होगी। और ये बात हम सभी लोगों को पता है कि 1 इंच बराबर कितना होता है, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर कभी इंचेस में पूछा जाए तो इंचेस में बता देंगे, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में भी बता देंगे। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर भी आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, बट ये ध्यान रखना कि ये जो नॉर्मल मार्जिन में चारों तरफ 1 1 इंच किया गया है, ये फ्रॉम 2007 वाले वर्जन से हुआ था। यानी कि 2010, मतलब 2007, फिर 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365, इन सभी में ये जो नॉर्मल मार्जिन है उसमें चारों तरफ 1 1 इंच का ही मार्जिन होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लो, नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन ये भी क्या था, बाय डिफॉल्ट ही मार्जिन होता था, यानी कि स्वतः ही मार्जिन। ठीक है, बट कंडीशन ये है, लिख लीजिए टिल 2003 वाला वर्जन, यानी कि एमएस वर्ड 2003 वाले वर्जन तक जो नॉर्मल मार्जिन होता था उसके डायमेंशन क्या होते थे, तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये 4 तरफ जो मार्जिन है वो होता था
टॉप और बॉटम तो बेटा यही होता था 1-1 इंच का, बट लेफ्ट और राइट होता था 1.25 इंच, 1.25 इंच का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है? इज दैट क्लियर ऑल द थिंग्स? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है ना, देखो ये तो हो गया नॉर्मल मार्जिन, ठीक, बट इसके अलावा पहले से भी कुछ मार्जिन के नाम हमें पहले देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल तो हटा दूं अब यहां से, ये भी हटा देता हूं, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, 1-1 इंच होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का, है ना। तो हमें पहले से क्या होता है कि नॉर्मल मार्जिन तो दिया ही जाता है और ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा एक मार्जिन पहले से भी सेट करके देते हैं, जिसको वाइड मार्जिन बोलते हैं। अब वाइड मार्जिन का मतलब ये है यहाँ पर कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये जो चारों पोजीशन है, इनमें जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे 1.1 इंच का था तो वो 1.5 इंच का हो जाएगा, है ना, या 2 इंच का हो जाएगा, तो वाइड में चौड़ा हो जाता है मार्जिन ज्यादा। तो नॉर्मल मार्जिन हमें पहले से दिया जाता है, वाइड मार्जिन सेट करके दिया जाता है। एक मार्जिन और है जिसे मॉडरेट मार्जिन कहा जाता है, और एक मार्जिन नैरो मार्जिन के नाम से बोला जाता है। तो ये 4 मार्जिन है ना, हमें पहले से बनाकर दिए जाएंगे। एक बच्चे का कमेंट आया, सर लेफ्ट और राइट में 0.5 क्यों बढ़ जाता है? बढ़ नहीं जाता, बढ़ा हुआ था, जिसको कम किया है। आप सुन नहीं रहे हैं शायद मेरी बातों को, अपने आसपास जो भी बातें चल रही हैं उन पे ध्यान मत दो। मम्मी पापा भाई बहन जो बातें कर रहे हैं आपके आसपास बैठकर, या आप अपने दोस्तों के पास अगर बैठे हुए हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा कि एमएस वर्ड 2003 वाले वर्जन तक जो नॉर्मल मार्जिन हमें एमएस वर्ड के अंदर दिया जाता था, उसमें टॉप और बॉटम तो 1-1 इंच का ही था, लेफ्ट और राइट मार्जिन 1.25 इंच का दिया जाता था। फिर जब एमएस वर्ड 2007 वाला वर्जन आया, और उसके बाद में जितने भी वर्जन हैं उन सभी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चारों तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी तरफ 1-1 इंच का मार्जिन कर दिया है। तो फिर ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन कि लेफ्ट और राइट में 0.25 क्यों बढ़ जाता है? अरे बढ़ जाता है ऐसा थोड़ी बोला मैंने ये बोला है कि पहले बढ़ा हुआ था, जिसको कम किया है। अब आप ये कहें सर कम क्यों कर दिया, तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम ही कुछ बता सकते हैं। ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की खुद की अपनी सोच है, या किसी का कोई सजेशन होगा जिसमें वो ये चेंज या बदलाव करते रहते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम इसमें आंसर दे सकते या बता सकते कि 1.25 इंच जो होता था लेफ्ट राइट मार्जिन, उसको घटाकर 1 इंच क्यों कर दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है। उनको सही लगा होगा, उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज कर दिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपने आंसर बता दिया तो सिलेक्शन हो गया, आंसर नहीं बता पाए तो आपका सिलेक्शन रुक गया। बस यही प्रक्रिया चल रही है सारी की सारी। ठीक है, चलो। तो अब जो क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपसे, वो ये हो सकता है कि खुद से अपने आप पहले से ही आपको कौन कौन से मार्जिन सेट करके दिए जाते हैं। तो 4 नाम ध्यान रखना, नॉर्मल, वाइड, मॉडरेट और नैरो, ये आपको पहले से सेट करके दिए जा रहे हैं। इनमें पहले से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के डायमेंशन लिखे हुए होते हैं, ठीक। बट इसके अलावा अगर आप ये बोले नहीं मैं तो अपने आप से लिखूंगा, मैं तो अपने आप से कोई डायमेंशन लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं 1 इंच की जगह 1.75 इंच रखूंगा चारों तरफ, क्या रख सकते हो? हाँ, तो उसी को कस्टम मार्जिन कहा जाता है, यानी आपके खुद के अनुसार, आपके खुद के अनुसार अगर मार्जिन को सेट किया जा रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कस्टम मार्जिन के नाम से बोल देते हैं, जिसको कस्टमाइजेशन भी कह दिया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ठीक। बट इसके अलावा है ना, 2 मार्जिन का जिक्र और भी होता है एमएस वर्ड में, एक तो है गटर मार्जिन और एक मिरर मार्जिन के नाम से, ये भी नोट कर लीजिए, जिसमें गटर मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गटर मार्जिन को हिंदी में भी गटर मार्जिन कहते हैं, और मिरर्ड
मिरर मार्जिन, ठीक है। इसको दर्पण मार्जिन भी कह सकते हैं, दर्पण मार्जिन। अब ये दोनों क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो जनरली क्या होता है कि एमएस वर्ड की फाइल में जो भी पेजेस होते हैं, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो ये जो एंड्स ऑन, ये जितने भी पेजेस आपको दिखाई देते हैं एमएस वर्ड की फाइल में, वो सब ऐसे ही दिखाई देते हैं वर्टिकल फॉर्म में, यानी एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे आते हैं। जब आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो ऐसे ही पेजेस दिखाई देंगे। बट क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या ना, एमएस वर्ड की फाइल के पेजेस को बिल्कुल समानांतर यानी कि पैरेलल रखकर क्या आप देख सकते हैं? हाँ, ऐसा भी संभव है। ये उसी तरीके से है जैसे किसी किताब को खोला जाता है, किसी नोटबुक को खोला जाता है, तो उसमें हर बार आपको दो पेजेस दिख रहे होते हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। यस और नो? यस। तो अगर हम चाहें तो एमएस वर्ड की फाइल के सभी पेजेस को इसी तरीके से देख सकते हैं, पेज नंबर 1 2, फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 3 4, फिर आगे बढ़ेंगे 3 4 हो गया, फिर 5 6, ऐसे सारे पेजेस आते जाएंगे, हर बार दो दो पेजेस आते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं? सुमन मिश्रा जी ने लिखा है सर डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है? मतलब डिफॉल्ट शब्द का मतलब पूछ रहे हो या डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है, क्या था ये पूछ रहे हो? वो तो अभी लिखवाया था आपको, आप देख लेना पीछे क्लास में जाकर। और अगर आप डिफॉल्ट शब्द का मतलब समझ पूछ रहे हैं तो वो तो मैंने बताया भी है, डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से अपने आप दिया जाए आपको, है ना। फिर से समझ लो, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की एक फिक्स लंबाई होगी, है ना। तो इस फिक्स लंबाई को बाय डिफॉल्ट लंबाई बोलेंगे, यानी स्वतः ही इस मार्कर की क्या लंबाई आ रही है। बट सपोज दैट कि ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि लचकता होती है इसमें, और अगर हम ऐसे 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 तान कर इसे थोड़ा और लंबा कर देता मैं इसको, तो फिर ये मेरे हिसाब से हो जाता ना कि कितना लंबा करना है इसको। बट बाय डिफॉल्ट कितनी लंबाई आ रही है, पहले से कितनी लंबाई आ रही है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्वतः ही आना। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चला कि हम है ना एमएस वर्ड की फाइल के पेजेस को ऐसे समानांतर यानी कि पैरेलल रखकर भी देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हर एक पेज में चारों चारों मार्जिन आपको दिखाई देंगे या नहीं? बिल्कुल देंगे। ये हो गया टॉप मार्जिन पेज नंबर 1 का, ये बॉटम मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन, और ये हो गया राइट मार्जिन। यहां लिख देता हूं। ऐसी सपोज दैट पेज नंबर 2 का ये हो गया टॉप मार्जिन, ये राइट मार्जिन, ये हो गया बॉटम मार्जिन, और ये हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन, है ना। तो जब दो पेजेस को आप समानांतर रख के देखेंगे, P1 और P2 नाम के पेजेस को, तब आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ जो बीच में, ऐसे बना लो, यहाँ जो बीच में है ना आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले पेज का राइट मार्जिन और दूसरे पेज का लेफ्ट मार्जिन, ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है, इस जगह का इस्तेमाल अगर हमें करना हो रियल लाइफ में तो किस लिए कर सकते हैं? अगर सपोज दैट ये बिल्कुल रियल पेजेस हैं, रियल कागज हैं ये दोनों, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, तो फिर हम पेज नंबर 1 के राइट मार्जिन और पेज नंबर 2 के लेफ्ट मार्जिन को मिलाकर ये किस काम के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं इन मार्जिन को? तो आंसर है पेस्टिंग करने के लिए, इन दोनों कागज को आपस में चिपकाने के लिए, या स्पाइरल बाइंडिंग करने के लिए। यानी कि मैं यहाँ पर बीच में एक स्प्रिंग डाल दूंगा जिससे ये दोनों कागज आपस में जुड़े जुड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। या फिर थोड़ा थोड़ा कागज ऐसे मोड़ के यहाँ गोंद या गम लगा दूंगा जिससे ये चिपक जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से कोई भी नोटबुक या बुक बनाई जाती है रियल लाइफ में। समझ में आ गया? कोई भी नोटबुक या बुक की अगर बात करें तो उसमें इसी वाले पॉइंट पर है ना गम लगाया जाता है, चिपकाने, पेजेस को चिपकाने के लिए, या यहाँ पर स्पाइरल बाइंडिंग, स्प्रिंग वाली जो बाइंडिंग की जाती है। तो इसी को बेसिकली गटर मार्जिन के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं? अब देखो लिखना चाहें तो लिख लो कि गटर मार्जिन में बेसिकली कौन कौन से मार्जिन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर हम पेज नंबर 1 की बात करें तो इसका तो होगा राइट मार्जिन, और पेज नंबर 2 की बात करें तो इसका होगा लेफ्ट मार्जिन यानी कि बायां मार्जिन। दोनों मार्जिन की जो जगह है इसी को गटर मार्जिन के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बस ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन और पूछें तो ये पूछ सकते हैं कि गटर मार्जिन का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो लिख लीजिए पेस्टिंग करने के लिए, पेस्टिंग या स्पाइरल बाइंडिंग करने के लिए।
बाइंडिंग करने के लिए। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? इसे आप नोट कर लो। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद एक और मार्जिन बता देता हूं आपको, ये है मिरर मार्जिन। ये क्या चीज होती है? मिरर मार्जिन का वैसे क्वेश्चन तो पेपर में पूछा जाता नहीं है, बट समझने के लिए समझ लो। यहां पर बेसिकली पहले वाले पेज का, यानी कि P1 वाले पेज का लेफ्ट मार्जिन और P2 वाले पेज का जो राइट मार्जिन है, इन दोनों मार्जिन वाली जगह को मिरर मार्जिन के नाम से या दर्पण मार्जिन के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे रियल में दर्पण या मिरर की बात करते हैं, शीशा जिसे कहा जाता है आम भाषा में, वरना दर्पण बोलना चाहिए। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो ना आपकी इमेज अपोजिट बन रही होती है ना? आपके शीशे में जो इमेज बन रही होती है अपोजिट आ रही होती है। तो वैसे ही समझ लो कि अगर मैं मान लो पहले वाले पेज को ऐसे करके बंद कर दूं दूसरे पेज पर, तो ये वाला जो मार्जिन है वो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा ना, यानी कि पहले पेज का लेफ्ट मार्जिन दूसरे पेज के राइट मार्जिन के ऊपर आ जाएगा ना, और ऐसा लगेगा जैसे कि अपोजिट रखा हुआ है ना? तो इसी को या इन दोनों मार्जिन वाली जगह को मिरर मार्जिन के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लो इस बात को, क्या ना, अगर मार्जिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तो यही पूछेंगे कि बताओ कौन सा मार्जिन है ना बाय डिफॉल्ट रहता है, यानी स्वतः ही कौन सा मार्जिन आता है। तो नॉर्मल, नॉर्मल में भी दो कंडीशन बताई, 2003 तक और 2007 और उसके बाद से। फिर ये अपने आप आते हैं नॉर्मल, वाइड, मॉडरेट, नैरो, कस्टम मार्जिन, अपने खुद से मार्जिन सेट कर सकते हो। फिर गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन, ये दो मार्जिन का जिक्र और होता है MS वर्ड में। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना कि कोई भी मार्जिन जब सेट किया जाता है किसी पेज पर, तो उसमें टोटल कितने पोजीशन पर, कितने स्थान को कंसीडर करते हैं मार्जिन में। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आप बोलेंगे सर किसी भी पेज पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चार ही तो जगह हो सकती हैं। हम जब MS एक्सेल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, और वहां पर हेडर फूटर को भी मार्जिन के अंदर रखा हुआ है। यानी जब MS एक्सेल में पूछेंगे ना कि बताओ मार्जिन में कितनी पोजीशन को रखा जाता है मार्जिन सेट करने में, तो वहां 6 नाम लिखे जाते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर, फूटर। जबकि MS वर्ड में ये चार ही नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, ध्यान आगे देख लेंगे। चलो अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ना, पेज सेटअप के अंदर आपको दूसरा जो टूल यहां देखने को मिलेगा वो है ओरिएंटेशन के नाम से। ओरिएंटेशन समझते हैं? मोबाइल फोन के केस में भी ये शब्द आपने सुना ही होगा, यूज भी किया होगा, ओरिएंटेशन। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, बट ओरिएंटेशन का सिंपल सा मतलब है दो शब्दों से, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप के नाम से। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी जैसे अपने फोन को आप सीधा खड़े करके फोटो खींच रहे हैं, तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म में कहलाती है। और अगर आप दोनों हाथों से पकड़ के फोन को ऐसे पकड़ के अगर फोटो खींच रहे हैं, तो जो फोटो खींचेगी वो लैंडस्केप मोड में खींचती है। तो ऐसे ही सेम है ना, आप अपनी MS वर्ड की फाइल के किसी भी पेज को दो तरीके से देख सकते हैं, या तो पोर्ट्रेट देख सकते हैं या लैंडस्केप देख सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है, जो पोर्ट्रेट वाला ओरिएंटेशन है ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, यानी कि स्वतः ही आता है। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन सेट होकर आता है, तो आंसर है पोर्ट्रेट। आप लैंडस्केप में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसमें देखना चाहो देख लो। फिर इसके बाद आता है दैट इज पेज का साइज। साइज का मतलब यहां पर पेज के साइज से ही होता है। ठीक है, साइज का मतलब यहां पर पेज के साइज से ही है। तो मुझे है ना कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है कि जो हम है ना ज्यादातर केस में पेजेस का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट आउट के समय पर, जब प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, तो वो जो पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं उस पेपर का नाम क्या होता है? केवल नाम बताना, डायमेंशन नहीं बतानी, केवल बताओ। वेरी गुड, सबसे पहले अभिषेक जी ने आंसर दिया है, दैट इज A4। यानी कि जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, है ना, किसी प्रिंटर के द्वारा, तो जिस कागज की शीट पर प्रिंट आउट निकल के आता है उसे A4 के नाम से बोला जाता है।
तो पेपर के साइज में ना कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि A3 है ना पेपर का साइज होता है, एक A4 के नाम से होता है, एक A5 के नाम से भी होता है। तो जो A3 वाला पेपर का साइज है ना वो बड़ा होता है, A4 वही है जो प्रिंटर में लगता है, और A5 A4 से और छोटा होता है। आप बोलेंगे सर A3 और A5 तो हमें देखने को मिलते नहीं है, कहाँ मिलेंगे? मार्केट में मिल जाएंगे कागज, पर प्रिंटर के केस में ना A4 साइज की शीट ही आपको देखने को मिलेगी हर जगह पर। ऑल ओवर इंडिया में तो आपको A4 साइज की पेपर पे ही प्रिंट आउट मिलेगा, बट A3 और A5 साइज के भी पेपर मार्केट में मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल यही 3 नाम होते हैं, इसके अलावा B4 और B5 ये 2 नाम और भी होते हैं पेपर के साइज के, जो हमारे इंडिया में यूज नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल है ना जापान में होता है। जापान में अगर आप किसी कागज पर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो जनरली B4 या B5 साइज के पेपर का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि लेटर के नाम से पेपर का साइज होता है। ठीक है ना, मतलब ये अलग अलग नाम है ना, तो इनके अलग अलग डायमेंशन होते हैं। अभी समझाऊंगा, पहले नाम लिख लो। लेटर के नाम से एक पेपर का साइज है, लीगल के नाम से एक पेपर का साइज है, टैबलॉइड के नाम से है ना एक पेपर का साइज है, एग्जीक्यूटिव के नाम से है ना पेपर का साइज होता है, और स्टेटमेंट के नाम से भी एक पेपर का साइज होता है। ठीक है, तो लेटर, लीगल, टैबलॉइड, एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट, ये और A3 A4 A5 B4 B5 ये सब पेपर के साइज के नाम ही होते हैं। बट यहाँ जो मुद्दे की बात है और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है बेटा कि ये जो हमारा माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है कि जो A4 साइज का बाय डिफॉल्ट पेपर है, यहां लिख लो बाय डिफॉल्ट है ना, मतलब जब आप MS वर्ड की फाइल में काम कर रहे होते हैं तो स्वतः ही जो पेपर का साइज आपके सामने आएगा वो A4 साइज का ही आता है। क्यों? क्योंकि A4 साइज के ही पेपर पर प्रिंट निकलता है, तो MS वर्ड में भी A4 साइज ही पहले से सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अगर डायमेंशन पूछ लिए जाएं, वैसे बहुत कम चांस है कि इसके डायमेंशन पूछे जाएं, बट मान लो अगर पूछ लिए जाएं तो आप लिख लीजिए 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंचेस। ये भी जो मैंने डायमेंशन यहाँ पर लिखे हैं वो इंचेस में ही लिखे हैं, और ये मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर इंच को है ना सेंटीमीटर में आप चेंज करना चाहें तो 1 इंच बराबर 25 सेंटीमीटर होता है, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऐसे बोल देते हैं, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो ज्यादातर केस में ना जब ये साइज पूछा जाता है तो वहां पर या तो इंचेस में पूछते हैं या सेंटीमीटर में पूछते हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, या फिर चलो मैं ही लिख देता हूं यहाँ पर कि अगर ये सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आंसर होगा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 29.7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे कम चांसेस हैं कि कभी है ना कोई इंचेस से सेंटीमीटर में चेंज करके पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं आता, इंचेस में ही पूछ लेंगे अगर पूछना होगा तो तो ये A4 का है ना, आप याद रखिएगा कि A4 है ना MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज होता है जिसके डायमेंशन इंचेस में और सेंटीमीटर में ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब हम MS एक्सेल को पढ़ेंगे आगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज है ना, वहां पर भी पेपर या पेज का साइज का कॉन्सेप्ट होता है। आप बोलेंगे सर MS एक्सेल में तो हमने कभी भी अगर देखा है तो वहां तो शीट जैसी बनी होती है, रो और कॉलम वाली, वहां कौन सा पेज का जैसा दिखता है फॉर्मेट होता है। आगे समझ में आएगा आपको कि हम एक्सेल की शीट को भी पेजेस के फॉर्म में डिवाइड करके देख सकते हैं, बट जब वहां पेज के साइज की बात आएगी तो बाय डिफॉल्ट वहां पर होता है लेटर के नाम से। तो ये ध्यान रखना, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज होता है A4 और MS एक्सेल में पेपर का साइज बाय डिफॉल्ट होता है लेटर के नाम से। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना आपको यहीं पर एक और टूल देखने को मिलेगा पेपर के साइज के बाद, और वो होता है बेसिकली कॉलम के नाम से। ये कॉलम के नाम से क्या मतलब है, देखो एग्जांपल के से समझाता हूं आपको। आपने ना शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म देखी है?
अगर हम शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म की बात करें तो वहां पर ऐसे ही तो लिखा आता है किसी भी पेज पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीपीयू और यहाँ इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है एएलयू, यहाँ पूरी फुल फॉर्म लिखी होगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो किसी भी पेज पर अगर आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म देख रहे हैं तो ऐसी लिखी हुई दिखाई देती हैं। तो हम नोटिस करते हैं कि जहां ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है वो एक कॉलम जैसा बन के आ रहा होगा और छोटा कॉलम होता है, पतला कॉलम होता है ना। और जहां इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है सारी की सारी, वो थोड़ा चौड़ा कॉलम होता है ना। तो इस तरीके से भी है ना, अगर हमें लिखना हो अपनी एमएस वर्ड की फाइल में या पेज पर तो भी हम लिख सकते हैं कॉलम बना बना के। तो अगला जो टूल है ना हमारे सामने वो है कॉलम के नाम से, ठीक है। या चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज दैट कि ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है और आप चाहते हैं कि जो भी कुछ लिखे वो ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे, यानी ऐसा फील हो कि इस पेज के ऊपर दो कॉलम बनाकर लिखा गया है सब कुछ, एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये। वैसे बाय डिफॉल्ट केस में, यानी कि स्वतः ही जब आप एमएस वर्ड की फाइल पर काम करते हैं तो ऐसा कोई कॉलम आपको दिखता नहीं है। नॉर्मली आप टाइप करते जाते हो सारी लाइनों को, है ना, बट इसको भी कॉलम कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वन कॉलम। मतलब वैसे तो कॉलम यहां दिख नहीं रहे, बट जब नहीं दिख रहे तब भी इसको वन कॉलम कहा जाता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? ये उसी तरीके से जैसे मान लो अगर आपके पास, जैसे आपके पास कोई सामान है ना, आपने ये कहा कि आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है ये कहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ना कि एक ही मोबाइल फोन होगा। आप बोलेंगे सर एक से ज्यादा हुआ तो फिर ये कहना पड़ेगा ना आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, ऐसे लगाना पड़ेगा ना। तो या तो ये कह दो कि आपके पास मोबाइल फोन है, या कह दो आपके पास एक मोबाइल फोन है, एक ही बात है ना दोनों की, वन लगाओ नहीं लगाओ। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट यानी स्वतः ही जो पेज पर आप लिखते हैं वो वन कॉलम कहलाता है। तो कॉलम में लिख लीजिए वन कॉलम, और ये होता है बाय डिफॉल्ट। मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड की फाइल पर काम करते समय आपको, आप जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो कितने कॉलम में डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट। अब आप सोचेंगे सर वैसे तो कॉलम दिखता नहीं है और कॉलम का मतलब कॉलम होने चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। भाई कॉलम यहां से देखने को मिल रहा है, दो नंबर, दो से एक दो, और भी अगर कॉलम बनाने हैं आपको तो तीन कॉलम भी हो सकते हैं। आप अपने पूरे के पूरे दस्तावेज को ऐसे तीन कॉलम में डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको तीन कॉलम दिख रहे होंगे अब। तो यहाँ एक कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि हमारे एमएस वर्ड की फाइल में जब हम फाइल में काम करना शुरू करते हैं वहां कौन सा कॉलम होता है, वहां तो होता ही नहीं है, बट उसे भी वन कॉलम कहा जाता है। ठीक है, वन कॉलम बाय डिफॉल्ट। आपको पहले से ही है ना, मतलब टोटल मिला के 5 कॉलम फॉर्मेट दे रखे होते हैं, 1 2 3 और लेफ्ट और राइट, यानी कि बायां और दायां। जब आप इस कॉलम वाले टूल के अंदर जाएंगे ना तो वहां पर आपको 5 टूल, मतलब ये 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। यानी आप इनमें से किसी को भी चूज कर लो, आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसी तरीके से डिवाइड होकर दिखाई देगा। तो अब मैं सभी के ना एक बार सभी के डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप आराम से देख लो। 1 कॉलम तो बाई डिफॉल्ट ही हो गया, यानी कि अगर ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है तो नॉर्मली जो आप लिखते जाते हैं उसे 1 कॉलम ही कहते हैं। अगर सपोज दैट कि एमएस वर्ड की फाइल का पेज है और इसमें जो भी आप लिख रहे हैं वो 2 कॉलम में डिवाइड करके देखना है तो ऐसा दिखाई देगा, ये 2 कॉलम कहलाता है। अगर ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है और आप इसमें 3 कॉलम में देखना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, तो ऐसे 3 कॉलम में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है लेफ्ट। देखो लेफ्ट कॉलम में ये ध्यान रखना कि लेफ्ट वाली पोजीशन छोटी होती है यानी कि पतली, और राइट वाली पोजीशन बड़ी होती है। मतलब जिस नाम से ये कॉलम का नाम है उसमें वही साइड पतली होगी। और यही फॉर्मेट अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म देखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ होती है और फुल फॉर्म यहाँ लिखी होती है। तो इस फॉर्मेट को बेसिकली लेफ्ट कॉलम कहा जा रहा होता है, लेफ्ट कॉलम। राइट कॉलम में अपोजिट हो जाएगा, इसमें राइट वाली साइड पतली हो जाएगी और लेफ्ट वाली साइड चौड़ी हो जाती है। ये राइट कॉलम कहलाता है। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ठीक है। अब यहाँ जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आप अपने पूरे दस्तावेज को, है ना, यानी जो भी आपने पेज पर लिखा है
इसको अधिकतम कितने कॉलम में डिवाइड करके देख सकते हो, तो इसका सही आंसर है 45, यानी कि 45। नोट कर लीजिए, मैक्सिमम 45। अब ये कैसा दिखाई देगा 45 कॉलम, वो एक अलग मैटर है। सही दिखेगा भी या नहीं दिखाई देगा वो एक अलग मैटर है। बट आप अपने पूरे टेक्स्ट को लिखने के बाद टोटल है ना ऐसे 45 कॉलम में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम 45 कॉलम्स बन के आ जाएंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी। तो ये बात है ना हम सभी लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम कॉलम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताओ कि अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कितने अधिकतम कॉलम में डिवाइड करने की परमिशन मिलेगी? तो आंसर है 45 कॉलम में। इसके बाद अगला टूल लिखिए, दैट इज हाइफेनेशन। हाइफेनेशन, क्या इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं होता। हाइफेनेशन क्या चीज है समझाता हूं। पहले आप ये लिख लो, इसको है ना शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसे बोल देते हैं, ब्रेकिंग वर्ड इनटू 2 लाइन्स। हिंदी में कहा जाएगा किसी शब्द को तोड़कर, किसी शब्द को तोड़कर 2 लाइनों में लिखना, 2 लाइनों में लिखना। ये क्या कहलाता है? इसी को यहाँ मैं ना ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू 2 लाइंस को हम हाइफिनेशन के नाम से बोलते हैं। क्या मीनिंग है समझाता हूँ। देखो, सपोज दैट कि आप इस एमएस वर्ड की फाइल में किसी पेज पर कुछ लिख रहे थे। ये मान लो फाइल का पेज है। अब आपने यहां लिखा दिस इज ए इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेल यही लिख पाए थे आप, पूरा शब्द यहां पर नहीं लिखा हुआ रहा, इंटेलिजेंट लिखा हुआ आप लिख नहीं पा रहे। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये शब्द है ना यहां से गायब होकर यहां आ जाता है, और अब आप यहां पर पूरा शब्द लिख सकते हैं, दैट इज इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना? तो एक अच्छी बात है कि पूरा शब्द यहां नहीं आ पा रहा था तो वो अगली लाइन में मूव कर जाएगा और अगली लाइन में आप लिख सकते हो। बट यहां पर है ना एक चीज बहुत खराब होती हुई दिखाई देती है कि लेफ्ट की लाइन की जो पोजीशन है ना वो तो एक समान रहती है, यानी कि सारे के सारे शब्द यहीं से शुरू होंगे। बट राइट की लाइन की पोजीशन है ना वो गड़बड़ दिख रही होती है। जैसे ये लाइन यहां पर खत्म हो गई, फिर अगली लाइन यहां खत्म हो रही है, फिर अगली लाइन मान लो यहां खत्म हो रही है, फिर यहां खत्म हो रही है, और इस तरीके से ना एक गड़बड़ सा दिखाई दे रहा होता है हमें राइट साइड का पोजीशन। तो हमें एक टूल दिया गया है जिसे हाइफिनेशन कहा जाता है, जिसमें क्या होगा कि हम किसी भी शब्द को तोड़कर 2 लाइनों में लिख देंगे ताकि ये जो लेफ्ट की पोजीशन है हर एक शब्द की, हर एक लाइन की, ऐसी राइट में भी प्रॉपर पोजीशन बन के आए। जैसे सपोज दैट कि ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है और आपने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ इंटेलिजेंट बॉय, दिस इज ए इंटेलिजेंट। तो जैसे ही इंटेल लिखा इसके बाद यहां पर एक डैश बन के आ जाएगा इंटेलिजेंट, और फिर आगे आ जाएगा बॉय। फिर मान लो सपोज दैट आपने लिखा दी, ऐसे लिख दिया, और फिर कुछ लिखना है आपने वो यहां पर आ गया। तो इस तरीके से क्या देखेंगे आप कि लेफ्ट में हर एक सेंटेंस की पोजीशन प्रॉपर मैच कर रही है, और राइट में भी हर एक सेंटेंस की राइट साइड की पोजीशन भी प्रॉपर मैच कर रही होगी। तो हमने क्या किया, इंटेलिजेंट शब्द को तोड़कर 2 लाइनों में लिख दिया। पहली लाइन में आधा शब्द और दूसरी लाइन में भी आधा शब्द यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को हाइफिनेशन के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूं ताकि 90% चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। 10% बचेगा जो बाद में आप रिवीजन के टाइम पर याद कर लेंगे। ठीक है? तो ये पॉइंट है ना हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं आप सभी लोगों को कि जैसे आप पेज सेटअप वाले इस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद ओरिएंटेशन का, उसके बाद पेज साइज का,
उसके बाद कॉलम का, और उसके बाद फिर हाइफनेशन का ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है ना आपको एक और ग्रुप यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि लेआउट के अंदर, और वो होता है, यहाँ लिखा मिलेगा, दैट इज पैराग्राफ। आप बोलेंगे सर पैराग्राफ नाम का ये ग्रुप तो हमें होम के अंदर भी देखने को मिला था। हाँ, दो जगह दे रखा है। क्यों? मर्जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, वो जैसा चाहे, जैसा प्रभु चाहे वैसे ही होगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगर पूरे एमएस वर्ड में 3 जगह पैराग्राफ नाम का ग्रुप बना दे तो भी हम नहीं लड़ सकते, और जैसा वो बना देंगे वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वैसे ही हमें आंसर देना पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते। और इवन इस पैराग्राफ वाले ग्रुप में 2 चीजें है ना रिपीट भी की गई हैं। यानी एक तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग टूल दोबारा दे दिया है। अब लाइन स्पेसिंग टूल को मेरे को दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी होम के अंदर लाइन स्पेसिंग समझा चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर लो बस। लाइन स्पेसिंग में मिनिमम लाइन स्पेसिंग किसी भी पैराग्राफ में हर 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, और मिनिमम लाइन स्पेसिंग होती है 1, मैक्सिमम कितनी होती है 3 पॉइंट। ठीक है, 3 बोल दीजिए, 3 पॉइंट बोल दीजिए। बाई डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है 1.15। 3 शॉर्टकट की होते हैं, Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग, और Ctrl+5 1.5 यानी कि 1.5 लाइन स्पेसिंग होता है। ठीक है, और एक और टूल यहां दे दिया है इंडेंटेशन का। तो इंडेंटेशन आप यहां से भी सेट कर सकते हो, जिसको दूसरे शब्दों में इंडेंट द पैराग्राफ के नाम से भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? इसके कोई मतलब इनका कोई भी हिंदी नाम नहीं होता, इसी तरीके से लिखा हुआ है इंडेंटेशन या इंडेंट द पैराग्राफ। ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर पूरी सारी चीजें समझा दी थी होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर कि इंडेंटेशन क्या होता है, रूलर से इसे कैसे सेट किया जाता है। 3 शॉर्टकट की भी लिखवाई थी, Ctrl+M, Ctrl+T और Ctrl+Q। 3 शॉर्टकट की इंडेंटेशन से संबंधित होती हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना आपको एक और ग्रुप यहां देखने को मिलेगा जिस पर अरेंज लिखा होता है। क्या लिखा आता है? अरेंज, यानी कि व्यवस्था बनाना, व्यवस्था। अब इस अरेंज में ना आपको यहाँ जो टूल दे रखा है वो है वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से। इसको केवल रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं या वर्ड रैप टेक्स्ट बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मीनिंग है इसका? देखो, वर्ड रैप टेक्स्ट या रैप टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द के नीचे शब्द का आना। लिख लो, शब्द के नीचे शब्द का आना। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि ये वर्ड रैप टेक्स्ट कहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जब टेबल बनेगी, आप एमएस वर्ड की फाइल में टेबल बनाएंगे तो टेबल में ये चीज हमें देखने को मिलेगी, टेबल के केस में। ठीक है जी। अब पहली बात यह है कि टेबल नाम का जो टूल है आपको वो कहाँ मिलता है? तो टेबल बनाने का टूल आपको मिलेगा इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर। याद है ना, इंसर्ट में सबसे पहला ही आपको ग्रुप बताया था पेज के नाम से, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक जैसे टूल थे। फिर उसका दूसरा ही ग्रुप था टेबल के नाम से, है ना। तो एमएस वर्ड में अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कॉलम 63 और मैक्सिमम रो 32,767 होती हैं एक टेबल में। ठीक है ना, इसमें कई बार है ना मैक्सिमम रो यानी कि पंक्तियों को जो 32,767 होती है उनको अनलिमिटेड भी कह दिया जाता है। तो टेबल के केस में ना आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जब कॉलम बनाएंगे टेबल में और फिर रोज बनाएंगे यानी पंक्तियां, ठीक है, तो वहां पर आपने जैसे सपोज लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो के बाद वर्ल्ड लिखा, तो ये है ना आपको यहाँ पर टेबल के कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड मान लीजिए यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो सपोज दैट कि ये पहला वाला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो पहले ही कॉलम को आपको चौड़ा करना पड़ेगा, मान लो यहाँ तक, तब जाके ना पहले वाले कॉलम में हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, है नहीं। बट आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये ना करके मैं एक काम करूं, हेलो शब्द के नीचे ही वर्ल्ड शब्द लिख दूं, यानी कि शब्द के नीचे शब्द को लिखना। सपोज दैट ये आपकी कोई टेबल है एमएस वर्ड की फाइल में जिसमें 2 कॉलम है
और फिर आपने ये रोज यानी पंक्तियां बनाई हुई हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब आप चाहते हैं कि हेलो शब्द तो यहाँ लिखा आ जाए और वर्ल्ड शब्द इसी के नीचे लिखा हुआ आ जाए, तो इसी को बेसिकली वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से बोल दिया जाता है। तो किसी टेबल में हम क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर वर्ड रैप टेक्स्ट नाम के इस टूल पर क्लिक कर देंगे माउस से, और जैसे यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे वो जो शब्द लिखे हुए हैं वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो इसी को वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली है ना, हमें समझ में आ गया कि अगर हम लेआउट वाले इस मेन्यू या टैब की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल मिला के ये 3 ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज के नाम से, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है ना आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और मेन्यू या टैब देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रेफरेंसेस। और इस रेफरेंसेस वाले मेन्यू या टैब में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं इसके रिगार्डिंग। देखो अभी तक है ना हमने जितने भी मेन्यू या टैब के बारे में पढ़ा यहां तक लेआउट तक, इसमें हमें है ना अपने ही डॉक्यूमेंट को लिखने के टूल मिले हैं, है ना। जैसे मैं मान लो एमएस वर्ड की फाइल में कोई फाइल बनाना चाह एमएस वर्ड एप्लीकेशन में कोई फाइल बनाना चाहता हूँ जिसमें 2 4 5 पेज 10 पेज हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इससे बड़ी तो जनरली कोई फाइल नहीं होती मेरी, 10 20 पेज होंगे, 50 पेज होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो नॉर्मली है ना अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने जा रहा हूँ तो उस फाइल को बनाने के लिए फाइल से लेकर लेआउट तक के टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं इन सभी टूल के माध्यम से, है ना। ये सारे टूल्स है ना आपको जरूरत, इन सारे टूल्स की है ना आपको जरूरत पड़ जाएगी अगर आप एक नॉर्मल दस्तावेज बना रहे हैं तो। अब हम यहां से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हमें कोई किताब लिखनी है, कोई नोवेल उपन्यास लिखना है, कोई ग्रंथ टाइप का लिखना है, यानी कि बड़ा कंटेंट। यानी कि मान लो अगर मैं कोई किताब लिखने जा रहा हूं तो उसमें हो सकता है 100 200 300 पेजेस की किताब हो। कोई नोवेल लिखने जा रहा हूँ उपन्यास, तो वो बहुत काफी बड़ा हो सकता है, उसमें पेजेस की संख्या ज्यादा होगी, है ना। फॉर्मेट भी अलग होता है ना, हर एक पेज पर जैसा लिखा जाता है वो फॉर्मेट आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये सारे टूल है ना आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेंगे, रेफरेंसेस के अंदर। अब यहाँ रेफरेंसेस में जो हम समझेंगे ना उसमें वो सारे टूल आते हैं जो किसी किताब जैसे कंटेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। जैसे कि फुट नोट, फुट नोट नॉर्मली हम नहीं ऐड करते किसी भी पेज पर, समझ में आ रहा है नहीं। अगर मैं कोई नॉर्मली एक एमएस वर्ड की फाइल में कोई पेज पर लिखूंगा ना तो वहां फुट नोट नहीं डालना पड़ता मेरे को, बट अगर किताब की बात करेंगे तो वहां नीचे फुट नोट लिखा हुआ आता है। ठीक है, हेडर फूटर में जो फूटर है उससे अलग होता है फुट नोट। ऐसे ही जब कोई किताब लिखते हैं तो एंड नोट भी उसमें यूज होता है। कोई किताब जैसा कंटेंट लिखते हैं तो उसमें फोटोग्राफ भी लगानी पड़ती है हमको, हाँ, किसी ना किसी पेज पर। तो फोटोग्राफ के नीचे है ना हमको कैप्शन डालना पड़ता है। कोई किताब लिखते हैं तो शुरुआत में एक इंडेक्स भी होती है। तो ये सारे टूल है ना आपको यहाँ मिलेंगे रेफरेंसेस के अंदर। तो अगर एक शब्द में या एक लाइन में मेरे को अगर बोलना पड़े कि रेफरेंसेस वाले टैब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मैं यहाँ ये बोलूंगा बुक टाइप का कंटेंट लिखने के लिए। बुक टाइप का कंटेंट लिखने के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाएगा, हम रेफरेंसेस वाले टैब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में ना रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से ग्रुप दिए गए हैं, कौन कौन से टूल दिए गए हैं, है ना। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है, इसमें टेबल ऑफ अथॉरिटी दिया जाता है। टेबल ऑफ अथॉरिटी का तो अभी एक पेपर हुआ है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था कि टेबल ऑफ अथॉरिटी नाम का टूल आपको कौन से टैब के अंदर मिलता है, तो ऑप्शन में था रेफरेंसेस के अंदर। आपने देखा ना जैसे कोई किताब लिखता है तो किताब के अंत में रेफरेंसेस डाल देता है कि ये इस किताब के अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो इन इन सोर्सेज से उठाया था, हमने इसको लिखने के लिए इन वेबसाइट का सहारा लिया है, इन किताबों का सहारा लिया है। वो सब कोई किताब लिखने वाला व्यक्ति यानी ऑथर सबसे लास्ट में डाल देता है, उसी को टेबल ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है। तो ये सारे टूल है ना आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो ये चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ये पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसे नई क्लास में
नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। विकास जी का कमेंट है, सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है जब आप पढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच लिखने के लिए। ठीक है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से रियल लाइफ के एग्जांपल ले लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाएं, सोच पाएं, समझ पाएं चीज़ों को। ठीक है, तो 90% तो मैं सोचता हूं कि क्लास में ही याद हो जाएगा, 10% बचेगा जो बाद में, 10-20% जो बाद में रिवीजन के टाइम पर रिवाइज करेंगे, मतलब रिवीजन के टाइम पर हमारे दिमाग में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो फिर आज की क्लास और सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। साहिल जी ने पूछा है, सर इज देयर एनी शॉर्टकट की टू डायरेक्ट शट डाउन द सिस्टम? नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। कोई लोकल राइटर की किताब में या लोकल राइटर की पीडीएफ में ऐसा देखने को मिल सकता है कि शट डाउन करने की शॉर्टकट की बता रहे होंगे उसमें Alt+F4, Alt+F4 ऐसा हो सकता है लिखा हुआ दे दें, जो कि करेक्टली सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है ये। क्योंकि हम है ना बेसिकली शट डाउन किसी भी डायरेक्ट शॉर्टकट की से नहीं कर सकते, केवल और केवल पावर के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी शट डाउन हो सकता है, या फिर तो प्रॉपर तरीका है ही। तो किसी किसी जगह पर ऐसा क्यों लिखा हुआ मिल जाता है कि शट डाउन के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है वो। पता है क्यों? Alt+F4 नाम की शॉर्टकट की का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन खुली होती हैं उनको बंद करने के लिए होता है, जैसे क्लोज द एप्लीकेशन कहते हैं। सपोज दैट आपके कंप्यूटर में ना 3 एप्लीकेशन खुली हुई हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो आप जैसे ही Alt+F4 दबाएंगे ना तो वर्ड बंद हो जाएगा, Alt+F4 दबाएंगे एक्सेल बंद हो जाएगा, Alt+F4 दबाएंगे तो पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। तो 3 बार Alt+F4 दबाने से 3 एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। ठीक, अब जैसी चौथी बार, क्योंकि अब एप्लीकेशन तो कोई खुली हुई है ही नहीं, अब जैसी चौथी बार आप Alt+F4 दबाएंगे तो अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यानी छोटी सी एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें पूछेगा वो आपसे कि अब आप अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं क्या? तो इसमें आपको शट डाउन वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, या तो कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करके, तब शट डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि केवल लास्ट में Alt+F4 दबाने से तुरंत शट डाउन होना शुरू हो जाए ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली Alt+F4 से शट डाउन नहीं हो सकता। अब वो एक अलग बात है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, कोई क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें ये लिखा हो कि शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और वो इसी लास्ट वाले मेथड को ही मान के चल रहे हो कि Alt+F4 से कम शट डाउन वाली वो विंडो तो खुल के आई है, तो ऐसा हो सकता है। फिर तो वही क्वेश्चन और ऑप्शन को देखकर पता चलता है कि क्या सही आंसर होगा, वहां पर हमारा IQ लेवल काम करता है फिर। और पूछिए। सर आपकी कोई बुक, नहीं आपकी बुक कब लॉन्च हो रही है? यार देखो, बुक बनाना और बुक लॉन्च करना है ना, मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छाप दो, प्रिंट आउट निकल आएगा और आप लोगों से कह दिया जाए खरीद लो भाई उसको। आप तो खरीद लेंगे, फिर बाद में पता चले कि बाकी और जितनी भी किताबें हैं उसकी तरह हमारी किताब में भी मिस्टेक्स हैं, एरर हैं। तो वो चीज़ है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो कभी। तो भले ही चाहे देर से आए, बट 100% एरर फ्री के साथ बुक आनी चाहिए। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी किताब कोई लॉन्च होगी, सबसे पहले MCQs की किताब लॉन्च करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज MCQs दें आपको। जैसे आजकल है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हर चीज़ सीक्वेंस में चैप्टर वाइज देने की कोशिश कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर इसी का ही है ना एक कंपाइलेशन आप किताब के रूप में निकाल दो, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अभी तो PDF फाइल सारी हैं ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एक बच्चे ने लिखा है, सर मेमोरी के केस में सीक टाइम क्या होता है? मेमोरी के केस में सीक टाइम, देखो सीक टाइम है ना बेसिकली ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है तब, सीक टाइम ये शब्द है ना तब इस्तेमाल में लाया जाएगा, जैसे मान लो हम है ना हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। जी हाँ, तो हार्ड डिस्क में है ना ऊपर की तरफ मान लीजिए यहां पर एक रीड राइट हेड लगा हुआ है, जो इस हार्ड डिस्क ये कह लो या मैग्नेटिक डिस्क कह लो, आपको पता ही है
कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है उसके अंदर जो प्लेट लगी होती है उसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है ना। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो सपोज दैट कि आपका डेटा है ना यहाँ पर है, कोई डेटा नंबर 1 यहाँ पर है, और अब आपको है ना इस डेटा नंबर 2 पर पहुंचना है जो कि मान लो यहाँ पर है। तो ये रीड राइट हेड है ना, यहाँ से है ना जंप करके यहाँ पहुंच जाता है। वो जंप करके डेटा नंबर 1 की पोजीशन से डेटा नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो यहां तक यानी डेटा नंबर 1 से डेटा नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा उसे, उसी को ही इस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहा जाता है। तो डेफिनेशन या परिभाषा क्या बनेगी? द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम करंट डेटा पोजीशन टू नेक्स्ट डेटा पोजीशन। यानी कि किसी भी रीड राइट हेड के द्वारा अभी की डाटा पोजीशन से नेक्स्ट यानी अगली डाटा पोजीशन तक पहुंचने में लगाया गया समय उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। समझ में आई बात है नहीं? रीड राइट हेड क्या होता है? जो इस डिस्क के ऊपर डाटा को रीड करने का और राइट करने का दोनों का काम करेगा। और बताइए, पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोल एंड मॉनिटर। देखो, कंसोल शब्द का मतलब है ना एक तरीके से किसी सिस्टम को ही कहा जाता है। कंसोल शब्द है ना, कंसोल शब्द जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो किसी सिस्टम को ही कहा जाएगा, यानी कि किसी कंप्यूटराइज सिस्टम को, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या कंप्यूटराइज प्रणाली को कंसोल कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद हों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, जो आपको यूज करने को दिया जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि उसमें डिस्प्ले लगा हो या ना लगा हो, यानी जरूरी नहीं है कि उसमें मॉनिटर हो या ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर प्ले स्टेशन, एक नाम आपने सुना होगा, सोनी कंपनी एक प्ले स्टेशन नाम का कंसोल बनाती है गेम खेलने के लिए। उसे आप मार्केट से लाके परचेज कर सकते हैं, उसमें एक डब्बा सा आता है। वैसे ही समझ लो जैसे हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट रखा रहता है साइड में, यानी किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के साइड में जो सिस्टम यूनिट रखा रहता है, उसी तरीके का एक डिवाइस बनाई है उसने। उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी हैं। बस उसे लाइए, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कीजिए और कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर आप गेम खेल सकते हो। प्ले स्टेशन गेम होता है बेसिकली। तो जो कंसोल नाम की डिवाइस उन्होंने बनाई है ना, तो उसमें जनरली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें मौजूद है। अब मान लो कि कोई कंपनी है ना ऐसे ही किसी डिवाइस में एक छोटी सी डिस्प्ले लगा दे या मॉनिटर लगा दे, तो चीजों को आप वहां पर भी देख सकते हैं। या हो सकता है मॉनिटर ना लगाए तो आपको अलग से मॉनिटर स्क्रीन कनेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे प्ले स्टेशन के केस में आपको अलग से मॉनिटर स्क्रीन या डिस्प्ले अलग से कनेक्ट करनी पड़ती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉनिटर यानी कि एक डिस्प्ले जिस पर आप चीजों को देखना चाहते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर में भी लगी होती है। और कंसोल वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए। और दिमाग में रख सकते हो, इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि कोई कंपनी अपने कंसोल में मॉनिटर दे रही है या नहीं दे रही है। बस। और पूछिए। चलिए, तो आई थिंक है ना, अब किसी का कोई डाउट है नहीं, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक और कमेंट आ गया, सर आप दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले एमसीक्यू की बुक लॉन्च कर देना। देखिए, कोशिश जारी है, अगर हो पाई तो ठीक है, नहीं तो एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।